हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवोकेट सिकंदर अली पर। अगर आप भी एक सफल वकील बनने का सपना देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भारत में वकील लॉयर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी एक सफल वकील बनना चाहते हैं और भारत में लॉयर वकील कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास आपके लिए होने वाला है। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वकील बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स करने होते हैं, प्रवेश परीक्षा की जानकारी, कैरियर ऑप्शंस और लॉयर की जो सैलरी होती है। वकील बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की पढ़ाई करने के दो मुख्य रास्ते होते हैं। 12वीं के बाद 5 साल का कोर्स करना होता है, जिसे हम इंटरग्रेटेड लॉ कोर्स बोलते हैं। अगर आपने कक्षा 12वीं पास कर ली है तो आप सीधे लॉ की डिग्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करना होगा। इसमें निम्नलिखित डिग्री शामिल होती हैं: बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। के बाद दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जो 12वीं पास करने के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से आवेदन कर सकते हैं एलएलबी करने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एलएलबी का 3 साल का कोर्स करना होता है और 12वीं के बाद आपको बीए एलएलबी 5 ईयर का कोर्स करना होता है। अगर आपने पहले से ही ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक आदि कर लिया है तो आप सीधे 3 साल का कोर्स एलएलबी कर सकते हैं, जिसे हम एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ 3 इयर्स कोर्स बोलते हैं। शर्त यह है, इसमें किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और न्यूनतम 45 से 50% अंक होना ज़रूरी है, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है। इसी प्रकार अगर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर में भी आपको 45 से 50% अंक होना ज़रूरी है, जिसमें एससी और एसटी के विद्यार्थियों को छूट मिल जाती है। लॉ प्रवेश परीक्षा। कुछ भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर कराकर आपको एडमिशन देती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी ऐसे हैं जो आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोर्स कराती हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस, आइए उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जिन्हें हम मुख्य प्रवेश परीक्षाएं बोलते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। देश भर के टॉप NLUS नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट NLU दिल्ली के लिए। अगर आप ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो ये दिल्ली के लिए होता है। आप अगर दिल्ली से लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये टेस्ट वो कराते हैं। एमएच सेट लॉ। महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमएच सेट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसी के साथ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज इस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन देती हैं। अगर आप ये सारे आपको आपकी सुविधा के अनुसार इनमें जो भी टेस्ट आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं।
हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या बाहर की यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए। और बाकी भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ऐसे हैं जो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन दे देते हैं। अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। लॉ की पढ़ाई के दौरान क्या सिखाया जाता है? लॉ की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट और जो विद्यार्थी होते हैं लॉ के, उन्हें क्या सिखाया जाता है, इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप एलएलबी या इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाते हैं। मुख्य कानूनी विषय क्या हैं? भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे लॉ आपको एलएलबी में या बीएलएलबी में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपको मूट कोर्ट, लीगल रिसर्च, केस स्टडी और इंटर्नशिप करनी होती है। एलएलबी के बाद क्या करें? लॉ की डिग्री के बाद अगले स्टेप, अगर आपने लॉ कर लिया है, अब आप ये सोचते हैं कि एलएलबी करने के बाद हम क्या करें, तो आइए इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ती है और मैं लगातार ये मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और भी नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर दें कानूनी विषय पर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस एलएलबी करने के बाद आपको एडवोकेट लॉयर बनने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप पूरा करने होते हैं। आपकी जो भी स्टेट पड़ती है उस स्टेट के हिसाब से आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना होगा। अब आपकी स्टेट के हिसाब से क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी ये आप बेहतर जानते हैं, तो इस बारे पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और रही उत्तर प्रदेश की, जिस समय मैंने अपना 2017 की 19 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, तो करीब मेरा 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये खर्चा आया था। इतना सारा, मतलब इतना मेरा खर्चा आया हुआ था जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप अपने डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी सीनियर वकील के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी अनुभव वकील, सीनियर एडवोकेट के साथ काम करें ताकि आपको कोर्ट की प्रक्रिया और केस की समझ आ सके। ये बात जाहिर सी है दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप सबसे पहले किसी सीनियर एडवोकेट के साथ काम करें ताकि आपको कोर्ट की समझ और काम करने का तरीका समझ में आ जाए। अगर आप अपना लॉ फर्म शुरू करें या किसी लॉ फर्म में नौकरी करना चाहते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या कंपनी में लीगल एडवाइज़र की नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना खुद का भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंपनी में नौकरी करें किसी एडवाइज़र के रूप में, तो आप वो भी कर सकते हैं। वकील बनने के बाद जो करियर ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, इनकम टैक्स लॉयर, सरकारी वकील, जज, जुडिशरी एग्ज़ाम देने के बाद आप जज भी बन सकते हैं और कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं।
आपके अनुरूप आप जो भी इच्छा अपने मन में रखते हैं या आप अपने जहन में जिस टॉपिक पर जो चीज़ बनना चाहते हैं, क्रिमिनल, सिविल या प्रॉपर्टी एडवाइज़र या कंपनी एडवाइज़र, तो आप उस हिसाब से अपनी नौकरी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें वकील की सैलरी की, तो दोस्तों वकील की जो सैलरी होती है वो क्लाइंट के बेस पर होती है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ वकीलों की सैलरी और जो कमाई होती है। आइए तो इस पर भी मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ। एक छोटा सा बहुत ही टॉपिक है। जो फ्रेशर वकील की कमाई होती है दोस्तों, वो 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति माह होती है। जो फ्रेशर एडवोकेट होते हैं, ये तो हो गई उनकी इनकम। अनुभवी वकील, जो अनुभवी वकील होते हैं जिन्हें काफ़ी समय हो गया कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, केस लड़ते हुए, और उनकी काफ़ी एज हो गई है, तो उनकी जो इनकम होती है वो 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये प्रति माह होती है, जो अनुभवी वकील होते हैं। इसके बाद आते हैं कॉरपोरेट लॉयर। और जो कॉरपोरेट लॉयर होते हैं, तो जो उनकी इनकम होती है वो 5,00,000 रुपये से लेकर 50,00,000 रुपये प्रति माह भी हो सकती है, जो कॉरपोरेट लॉयर होते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं सरकारी वकील। तो दोस्तों, जो सरकारी वकील की इनकम होती है वो 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति माह उनकी इनकम होती है, जो सरकारी वकील होते हैं। सैलरी आपकी विशेष ज्ञाता, अनुभव और क्लाइंट बेस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि भारत में वकील कैसे बने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एडवोकेट सिकंदर अली को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।